परता परता परता, तुम मेरी बात सुन रही हो? ये आवाज सुनकर एक लड़की जो खुद से कहती है, कौन उसे बुला रहा? परता अपनी जगह से स्तंभ और भ्रमित थी। उसका दिमाग सुन्न हो गया था, जैसे किसी ने उसके सिर पर कुछ भारी चीज मार दी हो। वो अपने चारों तरफ देखते हुए खुद से कहती है, मैं इस वक्त कहाँ हूँ और ये मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? उसे आखिरी बात यह याद थी कि वह ज़ॉम्बीज़ के समूह से घिरी हुई थी और उनसे लड़ते लड़ते उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो चुकी थी। हालांकि परता को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि क्या हो रहा। फिर उसने अपनी आंतरिक स्थिति की जांच करने के लिए अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी। क्या उसे कोई आंतरिक चोट लगी है या फिर कुछ हो रहा? परता ने अपनी आंखें कसकर मूंद ली, फिर जोर से खोले, यह उम्मीद करते हुए कि यह सब भ्रम है। लेकिन न तो नीला आसमान गायब हुआ और न ही ताजी हवा की महक जो उसके फेफड़ों में ज़ॉम्बी सवरनाश की सड़ी गंदी गंध के बजाय मिठास भरी थी। उसने अपने हाथों को देखा, वे गंदे और खून से सने नहीं थे बल्कि साफ थे। तभी उसे अपने शरीर के नीचे की बनावट का एहसास हुआ। वह घास पर नहीं बल्कि एक सफ़ेद मुलायम बिस्तर पर लेटी हुई थी। गद्दा इतना आरामदायक था कि उसे याद ही नहीं रहा था कि आखिरी बार वह किसी बिस्तर पर कब सोई थी। कयामत के उस दौरान में वो कंक्रीट और पत्थरों पर सोने की आदी हो चुकी थी। यह सब देखकर उसकी नसों की जांच करने के बाद उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और नतीजा यह निकला कि उसने बहुत ज़्यादा ड्रग्स ले ली थी। ड्रग्स। यह सुनकर परता एकदम सीधी होकर बैठ गई और पिछला सब कुछ याद करने लगी। तभी उसे याद आया कि जो एक ज़ॉम्बी कंट्रोल ऑफिसर थी जिसके सिर पर प्रलय का खतरा मंडरा रहा था, चारों तरफ अपनी जान बचाने के लिए अफरा तफरी मची हुई थी। उसने अपनी जान ज़ॉम्बी से बचाने के लिए लड़ रही थी। वही हजारों ज़ॉम्बीज का हुजूम, मांस के फटने की आवाज़ और वही दम घोटने वाली बदबू चारों तरफ से आ रही थी। तभी एक ज़ॉम्बी ने अचानक उस पर हमला कर दिया। वही ज़ॉम्बी के हाथों से मारने की उम्मीद में उसकी आंखें कसकर बंद कर ली, इंतजार करते हुए कि कब कोई ज़ॉम्बी उसकी नुकीली दांत और गर्दन को चीरेगा और शायद कुछ पल बाद वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगी हमेशा के लिए। लेकिन ज़ॉम्बी के काटने पर दर्द की जगह उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। जब उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो वह स्तंभ रह गई, क्योंकि ऊपर प्रलय का वह डरावना लाल धुआं नहीं था जिसने दशकों से सूरज को ढक लिया था। तभी उसके कानों में फिर से एक आवाज़ सुनाई दी, परता। लेकिन ये आवाज़ डरावनी नहीं थी बल्कि इसमें एक तरह की ममता और उसके लिए चिंता थी। इस आवाज़ को सुनकर जैसे ही उसने करवट ली, उसने देखा कि वह एक छोटे से लकड़ी के घर के अंदर थी। खिड़की से बाहर वही नीला आसमान, वही नदी दिख रही थी जिसमें सफ़ेद बादलों के टुकड़े तैर रहे थे। हवा में खून की सड़ान नहीं बल्कि गीली मिट्टी और ताज़ी घास महक रही थी जिसे अपनी ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखा था। और आसपास का वातावरण हरियाली से भरा हुआ था। सुंदर हरे पेड़ थे, एक नदी की धारा साफ और निर्मल थी। ये नज़ारा उसके लिए बेहद ही चौंकाने वाला था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह ऐसी जगह पर कभी भी जा सकती है। इसलिए उसने घबराकर अपने आसपास देखा। सड़कों के किनारे जंगली पौधों और झाड़ियाँ इतनी हरी भरी थी कि वे उसे अवास्तविक लग रही थी, क्योंकि ज़ॉम्बीज के युग में पौधों को उगाने के लिए कृषि विशेषज्ञों को अपनी पूरी आंतरिक ऊर्जा झोंकनी पड़ती थी। फिर भी फसल अच्छी नहीं होती थी। वे हमेशा मुरझाए हुए और पीले ही रहते थे। यहाँ प्रकृति बिना किसी मदद के खिल रही थी और चारों तरफ से हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही थी। उसने अपने हाथों को देखा, वे तो गंदे थे और ना ही उन पर ज़ॉम्बीज का काला खून लगा हुआ था। और सबसे बड़ी बात, अद्भुत बात ये थी, उसका शरीर बिल्कुल सही था। उसे किसी भी ज़ॉम्बी ने नहीं काटा था। और रही बात उसे परेशान कर रही थी, वो बस ये देखकर बार बार एक ही बात सोच रही थी, क्या मैं मर चुकी हूँ? क्या यह स्वर्ग है? उसे मन ही मन सोचा। लेकिन तभी उसके पेट में एक जोरदार मरोड़ उठी। उसका सिर चकराने लगा। यह आध्यात्मिक कमी का दर्द नहीं था, यह नशे का गहरा खुमार था और पेट खाली होने की वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा था। यह सब देखकर वो शौक हो गई। इसी के साथ ही परता का दिमाग भी जल्दी गति से दौड़ रहा था। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं मर चुकी हूँ तो क्या यह स्वर्ग है? लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा का यह विद्रोह और ड्रग का असर, क्या मैंने अपनी पिछली जिंदगी के आखिरी पलों में कुछ ऐसा किया था जिससे मैं इस शरीर में आ गई? यह कहते हुए उसने बिस्तर के बगल में रखे एक पुराने आईने को खुद को देखा। उसे पता चला कि उसका चेहरा उसका ही था, क्योंकि तब उसकी उम्र 25 साल के आसपास थी और यह कोई 18 या 19 साल की लड़की थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। पर अभी उसके माथे पर एक पट्टी बंधी थी। वो ये सोच ही रही थी, अरे तुम जाग गए? कर्कश और ऊंची आवाज़ ने उसके विचारों को तोड़ दिया। परता ने
अनजाने में गर्दन घुमाई और उस आवाज की तरफ देखा जहाँ एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी थी जो एक पुरानी बैलगाड़ी हाँक रही थी। महिला का चेहरा गुस्से से लाल था और उसने प्रथा को देखते हुए उससे कहा, मेरी गाड़ी में दोबारा उल्टी करने की हिम्मत मत करना प्रथा। उस महिला ने चिल्लाते हुए उसे कहा, मैंने अपनी सारी बचत और ताकत लगाकर तुम्हें उस घटिया शराब खाने से बाहर निकाला है। पता नहीं तुम क्या सोच रही थी जो खुद को शराब में डुबा लेना चाहती थी। क्या तुम्हारी समस्याओं का समाधान है? ये नाम उसे बरसों बाद सुनाई दिया था। उस महिला की बात को सुनकर उसका दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने अपने मन ही मन बुदबुदाया सराया शराब खाना। उसे याद आया कि ज़ॉम्बीज़ अटैक शुरू होने से ठीक पहले उसकी ज़िंदगी कितनी बिखरी हुई थी। वह नगर जमींदार के यहाँ ज़ॉम्बीज़ से लड़के हुए मारी गई थी, लेकिन यह महिला तो उसे सराय से वापस लाने की बात कर रही है। ये याद करते ही प्रथा की आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा। तभी उसे उस महिला की आवाज़ सुनाई देती है जो खुद को उसकी रक्षक बता रही थी। किसी पुराने लोहे के दरवाजे के रगड़ने जैसी लग रही थी। प्रथा ने अपनी हथेलियों को जमीन पर टिकाया। उसे कठोर पत्थर या खून से सनी मिट्टी के बजाय लकड़ी के सख्त तख्तों का एहसास हुआ। इसका मतलब वो एक बैलगाड़ी पर थी जो धीरे धीरे उबड़ खाबड़ रास्ते पर चल रही थी। ये सोचते हुए उसने गहरी सांस ली, क्योंकि अब यहाँ पर उसे आवाज़ में सड़ते हुए मांस की गंध की खुशबू नहीं आ रही थी, बल्कि गीली मिट्टी और चमेली के फूलों की धीमी धीमी खुशबू आ रही थी। तभी उसने उस महिला से कहा, तो क्या मैं मरी नहीं हूँ? मरना चाहती हो? अभी नहीं। महिला ने बैलगाड़ी से लगाम खींचते हुए उससे कहा, अभी तजब कैसे मर सकती हो? अभी तो तुम्हें उस सराय का कर्ज चुकाना, पूरे 10 चांदी के सिक्के। तुम्हारी माँ ने मुझे तुम्हारी देखरेख का जिम्मा दिया था और तुम ही की सैर जाते हो, उन रईस जादों के साथ नशीली शराबों में डूब जाते हो। तो अच्छा हुआ मैं तुम्हें वहाँ से बचाकर अपने साथ ले आई, वरना उस जहरीली शराब ने तुम्हारी जान ही ले ली होती। लोग कहते हैं कि तुमने अपनी आध्यात्मिक साधना को तेजी करने के लिए मना की गई दवाइयाँ ली। वही उस औरत की बात सुनकर प्रसन्न रह गई। उसने अपने मन में सोचा, इसका मतलब वह ड्रग्स असल में इस दुनिया की प्रतिबंधित जड़ी बूटियाँ थी। अब उसे अच्छे से समझ आ गई कि वह केवल किसी दूसरे स्थान पर नहीं, बल्कि शायद किसी दूसरे काल या समानांतर ब्रह्मांड में पूछ गई है, जहाँ ज़ॉम्बी नहीं बल्कि जादुई साधना का राज चलता है। उसने बिस्तर की चादर को कसकर पकड़ लिया, और अगर यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा है तो वह फिर से शक्तिशाली बन सकती है। इस बार वह हारने के लिए नहीं बल्कि राज करने के लिए तैयार होगी। उसे अच्छे से याद था, इसलिए उसने अपने कांपते हुए हाथ को अपनी कमर की ओर बढ़ाया, जहाँ सालों से उसकी भारी तलवार टिकी हुई थी। वह स्पर्श उसकी मांसपेशियों की जैसे एक हिस्सा थी, लेकिन अब वहाँ सिर्फ खालीपन था। अब उसकी तलवार भी नहीं थी। उसकी उंगलियां रेशमी कपड़ों से टकराई तो अब उसने अपनी दुनिया के फटे एक पुराने और खून से सने लेदर के कवच से बिल्कुल अलग थे। वह चौंक गई। उसने खुद से कहा, हे भगवान, यह मेरा शरीर नहीं है। उसकी आवाज़ उसके कानों में खुद को यजनमी सी लग रही थी। यह आवाज़ नरम थी, जबकि उसकी अपनी आवाज़ धूल और युद्ध की चिल्लाहट से कर्कश हो चुकी थी। उसने घबराकर अपने हाथों को देखा। वे कोमल थे, उन पर युद्ध के घाव वो या हथियारों के गट्टे नहीं थे। एक योद्धा के लिए उसकी तलवार उसकी आत्मा का हिस्सा होती है। उसकी तलवार उसकी शरीर की ऊर्जा से जुड़ी हुई थी। यह सब देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने अपने गाल को इतनी जोर से काटा कि उसकी आंखों में पानी आ गया। काटने की वजह से उसे दर्द हो रहा था। उसका ये दर्द असली था। उसने अपनी नज़रों को घुमाया और जो देखा उसने चौंका दिया, क्योंकि यहाँ पर उसकी दुनिया से अलग सब था और बहुत ही खूबसूरत था। जैसे ही गाड़ी एक मोड़ से गुजरी तो सामने देखा कि प्रथा आंखें हैरानी से फटी रह गई, क्योंकि उसकी आंखों के सामने एक विशाल घाटी थी जहाँ हजारों पेड़ जो ज़ॉम्बी युग में केवल किताबों में ही मिलते थे, यहाँ शान से लहरा रहे थे। वो इसे ये सब देख ही रही थी। तभी उस बुजुर्ग महिला ने प्रथा से कहा, वहाँ देखो। महिला ने इशारा किया, हम किंगसू गाँव पहुँचने वाले हैं। ज़्यादा मत बोलना, शांति रहना और अपनी हालत सुधारो, वरना गाँव वाले सोचेंगे कि तुम पर किसी बुरी आत्मा का साया है। वही उस महिला के बात को सुनकर प्रथा ने खुद को संभाला। उसे समझ आ गया था कि यह दुनिया में नहीं है जहाँ मौत हर कोने पर उसका इंतजार कर रही है। लेकिन एक सवाल उसे खाए जा रहा था,
वह यहाँ कैसे आई और क्या उसके साथ आए ज़ॉम्बीज भी इस दुनिया में कई छुपे हैं। उसने अपनी उंगली को धीरे से हिलाया, कल की नीली रोशनी उसकी पोरों से निकली कई गायब हो गई। मतलब था उसकी आध्यात्मिक शक्ति वापस आ गई थी है, लेकिन इस बार वह पहले से कई अधिक शुद्ध और शक्तिशाली महसूस कर रही थी। तभी यादों का सैलाब उमड़ पड़ा। उसे याद आया जब ज़ॉम्बी ने उसे घेरा था। ज़ॉम्बीज का वह नया विकसित रूप वे अब केवल मांस के भूखे जानवर नहीं, वे अब रणनीति बना रहे थे। उन्होंने इंसानों की तरह आवाज़ें निकालकर उन्हें जाल में फंसाया था। यह याद आते उसकी सांसें तेज होने लगी, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने धीरे से फुसफुसाते हुए खुद से कहा, मैं हार गई, मैं उन्हें नहीं बचा पाई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसे मौत का डर इतना नहीं सता रहा था जितना उन लोगों की याद आ रही थी जिन्हें वह पीछे छोड़कर आई थी। मेरे छोटे भाई, उसका दिल बैठ गया। उस उजाड़ दुनिया में उसका भाई उसके जीने की इकलौती वजह थे। बिना उसकी तलवार और सुरक्षा के वे उस नरक से कैसे जीवित बचेंगे। वह इस अनजान दुनिया के आलिशान बिस्तर पर गिर पड़ी। वह मर चुकी थी, लेकिन विडंबना देखिए, वह एक ऐसे शरीर में जाग गई जो पूरी तरह से सुरक्षित था, जबकि उसकी आत्मा अपने छोटे भाई को याद करके तड़प रही थी। आखिरकार उसके वहाँ ना होने से वे कैसे होंगे, लेकिन मन ही मन वह उसे खुशी महसूस हुई। उसके यहाँ आने से पहले उसने उन दोनों के लिए कम से कम उनके आंतरिक भंडार में तो कई साल के लिए पर्याप्त भोजन और पानी जमा कर दिया था, जो जल्दी खत्म नहीं होने वाला था। प्रताप ने मन में सोचते, शायद तब तक वे बड़े हो जाएंगे और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग करना सीख जाएंगे। प्रता ही जानती थी कि वह जब उनका शरीर को ज़ॉम्बी के टुकड़े टुकड़े करके खा लिया होगा तो अब उसके लौटने की संभावना नहीं थी। वह केवल यही आशा कर सकती थी कि उसके भाई उसके बिना एक उचित जीवन जी सकेंगे। प्रता की आंखों के सामने तैरते काले अंधेरे धीरे धीरे छटने लगे। अभी कुछ ही पल पहले उसके कानों में ज़ॉम्बीज की डरावनी चीखें और मांस फटने की आवाज़ गूंज रही थी, लेकिन अब वहाँ सिर्फ एक बैलगाड़ी के पहियों की चरमराहट और धूल भरी सड़क की शांति थी। जब वो जागी तो उसकी याद अब पूरी तरह साफ हो चुकी थी। जागने के बाद सबसे पहले उसने सामने बैठी महिला को देखा। वह महिला उधेड़ उम्र की थी। उसके हाथों की नसें उभरी हुई थी जो बरसों की कड़ी मेहनत की गवाही दे रही थी। हालांकि उसका शरीर सुदृढ़ था, लेकिन उसके चेहरे की मोम जैसी पीली रंगत और धसी हुई आंखें बता रही थी कि उसके लंबे समय से ठीक से भोजन नहीं किया गया था। वह गरीबी और कुपोषण की एक जीती जाती तस्वीर लग रही थी। प्रताप ने मन में सोचते, कम से कम वह इतनी भाग्यशाली है तो है कि उसे दोबारा जोड़ने का मौका मिला, भले ही वह किसी और के शरीर में क्यों न हो। यह सोचकर बरसात ने एक गहरी सांस भरी। अब जब वह शांत हो गई थी तो उसे समझ आने लगा कि क्या हुआ था। जब वह ज़ॉम्बी से लड़ रही थी तब इस दुनिया की प्रथा मजे से जी रही थी, शराब पी रही थी और शहर की नज़र में एक वैश्या के साथ मौज कर रही थी। शायद प्रथा के ने ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया था और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। तभी प्रथा खुद से कहती, इसका मतलब मेरा पुनर्जन्म हुआ है। प्रथा का दिमाग चकरा रहा था। उसने खुद से कहा, मैं कहाँ पर हूँ और ये जगह कौन सी है, साथ ही ये महिला कौन है और सारे ज़ॉम्बीज कहाँ गए। वह अभी इन सवालों का जवाब ढूंढ ही रही थी कि उस महिला की तीखी आवाज़ ने सन्नाटे को चीर दिया। महिला ने एक लंबी आह भरी और लगाम लगाते हुए कहा, प्रता, मुझे तुम्हारा कुछ समझ नहीं आता कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। कोई इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है। तुम्हारी पत्नी वहाँ पर सब पीड़ा में तड़प रही है, मौत और जिंदगी के बीच झूल रही है और तुम शराब खाने में बैठकर उस बदचलन औरत के साथ ठाके लगा रहे थे। प्रता ने कुछ खोलने के लिए मुंह खोला ना चाहा, लेकिन शब्दों की जगह गले में एक सूखी कराहट निकली। वह बस उस महिला की बातों को सुनकर फटी आंखों से उसे देख रही थी। क्योंकि वो खुद एक लड़की थी तो उसकी बीवी कैसे हो सकती थी। उसका तो हस्बैंड होना चाहिए था, तो इस औरत ने उसकी बीवी क्यों बोला। उसे ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। वो महिला अपनी बात कहने के बाद थोड़ी देर के लिए रुकी। शायद उसने प्रता के चेहरे पर फैली उलझन को पछतावा समझ लिया। उसने अपनी आवाज़ थोड़ी सी नरम करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि उनसे कभी भी कड़वाहट घुली हुई थी। प्रता, मैं जानती हूँ तुम इस शादी से खुश नहीं हो, तुम मुझसे पसंद नहीं करते हो, लेकिन इस इंसानियत भी तो चीज़ होती है। भले ही तुम्हारी पत्नी वैसी न हो जैसे तुम चाहते हो, पर उसने तुम्हें हमारा हमेशा सम्मान किया है। क्या तुम भूल गए, तुमने उसे सहारा दिया, अपने घर में पाला पोसा, उसे अपनी पत्नी का नाम दिया। ये कहकर उस महिला ने प्रता की आंखों में सीधे झांकते हुए गुस्से से कहा,
आज जब उसे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो और जब वह तुम्हारे बच्चे को जन्म दे रही हो तो तुम उस अजनबियों के भरोसे छोड़कर अपनी मौज मस्ती में डूबे थे। क्या तुम्हें ऐसा करते हुए तुम्हारी आत्मा तुम्हें धिक्कारेगी नहीं? अपनी बीवी को घर पर छोड़कर पराई औरतों के साथ ऐसे नाचते गाते रंगलिया बनाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? सड़क के किनारे लगे सूखे पेड़ पीछे छूटते जा रहे थे। प्रथा को समझ आ गया था कि अब उस पुरानी डरावनी दुनिया में वह नहीं है, लेकिन इस नई दुनिया में वह कम चुनौतीपूर्ण नहीं है। यहाँ उसे एक ऐसे व्यक्ति का रूप में देखा जा रहा था जो गैर जिम्मेदार और अपनी बीवी के प्रति क्रूर थी। उसे एहसास हुआ कि जिसे वह शराब का नशा समझ रही है वह शायद इस शरीर की पुरानी यादें और वर्तमान की परिस्थितियों का मेल था। उसे अब न केवल इस अजनबी महिला के सवालों का सामना करना था बल्कि उस पत्नी की स्थिति का भी पता लगाना था जिसका जिक्र यह महिला बार बार सामने उसके कर रही थी। आखिर कौन थी प्रथा की पत्नी जिसके बारे में वो बुजुर्ग महिला उसे बता रही है, और औरत होते हुए एक औरत की पत्नी कैसे हो सकती है? कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए और अच्छे कमेंट कीजिए और रेटिंग करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और रेटिंग कीजिएगा क्योंकि कहानी आगे बहुत ही मज़ेदार होने वाली है।